बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 315 रोज आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। नेटो के फॉर्मर चीफ ये समझते हैं कि दोनों पार्टियों को, रशिया को और यूक्रेन को, बहुत जल्द ये एहसास हो जाएगा कि आपस में सर टकराने का कोई फायदा नहीं। और वो ये समझते हैं, नेटो के साबिक चीफ, कि 24 फरवरी 2023 से कबल, यानी कि इस जंग की एनिवर्सरी से कबल ये जंग, ये तनाज़ा बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता। मैं डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा, उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है डिटेल्स सुनने के बाद, कि आपको क्या लगता है कि 24 फरवरी 2023 तक ये तनाज़ा, ये जंग, दोनों पार्टियां बातचीत की टेबल पर आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, या फिर ये जंग, ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन की, फिर बात करेंगे रशिया की, और एंड में बात करेंगे डिप्लोमेसी, मदद, इमदाद, कुछ इजलास भी, इंपॉर्टेंट इजलास बुलाए गए हैं, उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रख दूंगा। यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन के मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, रशिया के सोशल मीडिया, यूक्रेन के सोशल मीडिया पर इस वक्त अगर आप निकाल कर देखें तो एक ही खबर गर्दिश कर रही है। डोनेट्स्क रीजन का एक शहर मिकाइवका को निशाना बनाया था यूक्रेन ने। डोनेट्स्क रीजन में आपको बता चुका हूं कि 55 to 60% रशिया के अंडर कंट्रोल है। और ये जो शहर है मिकाइवका का शहर, ये उस इलाके के अंदर है, डोनेट्स्क के उस हिस्से के अंदर है जो कि रशिया के अंडर कंट्रोल है। यूक्रेन ने न्यू ईयर के मौके पर इस शहर के अंदर एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, और ये कहा जा रहा है कि ये अब तक यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला था। और जब से जंग स्टार्ट हुई गुज़िश्ता साल 24 फरवरी से लेकर आज तक का रशिया का सबसे बड़ा नुकसान था जो मिकाइवका के अंदर यूक्रेन का हमला हुआ। इस हमले की डिटेल्स मैं आपके सामने रख दूं। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये है टेक्निकल स्कूल मिकाइवका नंबर 19। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री 400 से 500 रूसी फौजी यहां पर मौजूद था। न्यू ईयर के मौके पर रात को 12:01 पर यह स्ट्राइक हुई जो कि यूक्रेन की जानिब से की गई। और अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो अमेरिका का बहुत बड़ा तोहफा है यूक्रेन को, वो इस्तेमाल किया। और अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री 6 रॉकेट दागे गए इस बिल्डिंग, इस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर, जहां पर रशिया के फौजी, और फौजी भी कौन से मैं आपको बता दूं, रिजर्व फौजी, जो रिजर्व फौजी मोबिलाइजेशन कैंपेन के नतीजे में यहां पर मैदान जंग में फ्रंट लाइंस पर आए हैं, वो यहां पर इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 6 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की स्ट्राइक्स यूक्रेन ने की इस बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें से 2 जो रॉकेट्स हैं वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए, लेकिन 4 जाकर लगे इस बिल्डिंग को। और इसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू यूक्रेन ये कहता है कि 400 रूसी फौजी इस हमले के नतीजे में हलाक हुए। और रशिया ये कहता है कि, पहले रशिया कह रहा था कि 65 मारे गए हैं। आज की मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, रशिया ने कहा कि 89 फौजी हलाक हुए हैं, यानी कि तकरीबन 90 फौजियों की हलाकत रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म कर दी है। जिसके बाद ये आपको जो वीडियो नजर आ रही है रशिया के अंदर, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ये खबर गर्दिश कर रही है। कुछ सेरेमनीज जो हैं वो भी हो रही हैं मॉस्को के अंदर, रशिया के डिफरेंट शहरों के अंदर। और यूक्रेन इस हमले को, इस सक्सेसफुल स्ट्राइक को सेलिब्रेट कर रहा है, और मुबारकबादें यूक्रेन की जानिब से दी जा रही हैं। और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी जारी की जा रही है। एक तो हो गया डोनेट्स्क रीजन के अंदर, मिकाइवका शहर के अंदर ये हमला। फिर ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि इनसाइड रशिया, जो बिलगोरोद रीजन है जो कि बॉर्डर करता है यूक्रेन को। एक तो बिलगोरोद से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो ब्रियांस्क रीजन है वो भी यूक्रेन को बॉर्डर करता है, उसको भी हिट किया यूक्रेन ने। और आज बिलगोरोद रीजन के अंदर भी यूक्रेन की स्ट्राइक्स की कुछ रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, यानी कि इनसाइड यूक्रेन भी और इनसाइड रशिया भी यूक्रेन के हमले जारी हैं। और सदर्न रीजन की अगर बात करें, जो खरसन रीजन का एरिया है, जो कि आधा यहां पर भी, आधे से कुछ ज्यादा रशिया के अंडर कंट्रोल है, आधे से कुछ कम यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है। तो जो रशिया के अंडर कंट्रोल है वहां पर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि हम निप्रो रिवर की उस साइड पर पहुंच चुके हैं जो हिस्सा रशिया के अंडर कंट्रोल है। लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट। हम सेलिब्रेट करेंगे जब हम पूरा खरसन रीजन कंट्रोल कर लेंगे, वापस ले लेंगे रशिया से। जो यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने वार्न किया रशिया को, और अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम डीप एंड डीप इनसाइड रशिया
हम हमले करने वाले हैं। और क्राइमिया का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि क्राइमिया चूंकि यूक्रेन है तो यहां पर कोई नेटो की या अमेरिका की स्ट्रेटजी यहां पर हम इख्तियार नहीं करेंगे और जो हमारे आर्सेनल के अंदर है हम वो इस्तेमाल करेंगे क्राइमिया को वापस लेने के लिए। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की इस स्टेटमेंट के बाद रशिया की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई कि रशिया ने अपने बॉम्बर्स और अपना जो लीथल वेपन है वो मूव कर दिया है डीप एंड डीप इनसाइड रशियन जो रीजन्स हैं जहां पर यूक्रेन की रसाई नहीं है वहां पर मूव कर दिया है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन बॉम्बर्स को और इस असलहे को। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं, आपको मालूम होगा कि सराटोव रीजन और रियाजन रीजन ये डीप इनसाइड रशिया 700 किलोमीटर दूर ये रीजन्स हैं यूक्रेन के बॉर्डर से और यूक्रेन इन रीजन्स को इधर एयर बेसिस को टारगेट कर चुका है जहां पर खड़े हुए बॉम्बर्स को और रशिया के जो बॉम्बर्स हैं, तैयारे हैं, असलहा, गोला बारूद है, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो इंटेलिजेंस चीफ जो यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आने के बाद रशिया ने अपने बॉम्बर्स को और अपने लीथल वेपन को और परे और दूर भेज दिया डीप इनसाइड रशिया रीजन्स। रशिया का तो कोना भी नहीं मिलता तो रशिया कहीं भी अपने असलहे को और बॉम्बर्स को शिफ्ट कर सकता है। लेकिन इससे जाहिर है जंग पर, मैदान जंग के अंदर जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ेगा। अब रशिया की बात कर लेते हैं। रशिया का ऑपरेशन जारी है, उसी तरह से जारी है बल्कि उससे भी ज्यादा रफ्तार के साथ। इंटरनेशनल मीडिया तो आपको नहीं बताएगा, उससे भी ज्यादा रफ्तार के साथ रशिया के ताबड़तोड़ हमले जो रीजन्स रशिया कंट्रोल कर चुका है मुकम्मल तौर पर या ऑलमोस्ट कंट्रोल कर चुका है, ये 4 रीजन्स जो आपको नजर आ रहे हैं, लोहंस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खिर्सन, यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से रिपोर्ट हो रही हैं। बखमुत की अगर बात करें, डोनेत्स्क का सबसे अहम इलाका, डोनेत्स्क का सबसे अहम शहर, यहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया ने 224 स्ट्राइक्स की हैं, 224 हमले किए हैं, जिसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री 120 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये इस तरह से हाईलाइट नहीं करेगा यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया, और वो जो रिपोर्ट है जो मकाइव का शहर के अंदर मैंने आपको बताया उसको बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है ताकि यूक्रेन के ट्रूप्स का मोराल हाई हो और रशिया के ट्रूप्स का मोराल जो है डाउन हो। इस वजह से इस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है मगरबी और यूरोपीय मीडिया की जानिब से। और मेरे मुताबिक इस दौर का सबसे बड़ा हथियार यही मीडिया है। मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। मीडिया जो है टूवर्ड्स एनीथिंग, कोई भी परसेप्शन चेंज करने में मीडिया के किरदार बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग जब की जाती है तो इसके जंग पर भी, मैदान जंग पर भी बहुत ज़्यादा असरात, जहनों के साथ साथ मैदान जंग पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। जो मीडिया वॉर है, मीडिया स्ट्रेटजी है, जो इस तरह की रिपोर्टिंग है, इसके असरात होते हैं। बहरहाल रशिया की जानिब से भी नुकसानात भी किए जा रहे हैं। रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर आगे भी बढ़ रहा है। रशिया जो है वो इन 4 रीजन्स को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन फैक्ट ये है कि आगे से रुकावट भी है। वैगनर के सरबराह ने एक मैसेज अपने टेलीग्राम अकाउंट पर दिया कि बखमुत रीजन जो है, बखमुत का जो इलाका है डोनेत्स्क रीजन के अंदर, वहां पर वैगनर्स और चेचन्स क्योंकि फ्रंट लाइंस के ऊपर हैं, लीड कर रहे हैं, तो वैगनर के सरबराह ने कहा कि बखमुत में लड़ाई जारी है, बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई जारी है और एक एक घर को, ये मैं उनके अल्फाज आपको कोट करके बता रहा हूं, उन्होंने लिखा कि एक एक घर को कंट्रोल करने के लिए बखमुत में हमें 3-3 दिन तक लड़ाई लड़ना पड़ती है। इससे अंदाजा लगाएं कि आगे से रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा है, आगे से यूक्रेन को असलहे, गोले बारूद की मदद कितनी ज्यादा है। अगर एक एक घर को कंट्रोल करने के लिए चेचन्स और वैगनर्स को 3-3 दिन लड़ाई लड़ना पड़ रही है तो फिर नेटो के फॉर्मर चीफ की बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि बहुत जल्द इन दोनों पार्टियों को, दोनों कंट्रीज को एहसास हो जाएगा कि आपस में सर टकराने से बेहतर है कि बातचीत की टेबल पर बैठकर एक दूसरे के कंसर्न्स को सुन लिया जाए, क्योंकि इतना आसान ना यूक्रेन के लिए है अपने इलाकों को वापस लेना, ना रशिया के लिए है यूक्रेन के इन 4 रीजन्स को कंट्रोल करना। और अगर इसी तरह ये सर टकराते रहे तो ये मामला एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि अगर मैं जीतूंगा नहीं तो तुम्हें भी नहीं जीतने दूंगा। अब ये भी मशावरत की जा रही है रशिया के अंदर, रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनका इजलास भी हुआ और ये मशावरत की गई कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप एक और मोबिलाइजेशन कैंपेन का आगाज करें और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिजर्व ट्रूप्स को मैदान जंग के अंदर भेजें और इन 4 इलाकों को कंट्रोल करें, अपने ऑपरेशन को मुकम्मल करें इस जंग की एनिवर्सरी से कबल। लेकिन रशिया की जानिब से अभी तक ऑफिशियली ये डिसीजन सामने नहीं आया और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पहले कह चुके हैं, गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अभी हम एक और मोबिलाइजेशन कैंपेन को नहीं देख रहे, नहीं सोच रहे, बल्कि जो हमारे फौजी ऑलरेडी मैदान जंग के अंदर हैं वो काफ़ी समझ रहे हैं हम। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अल्फाज हैं। अब इस मौके पर जंग मैंने आपको बता दिया दोनों जानिब से पलड़ा जो है वो बराबर है, दोनों जानिब से हमले भी किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ट्रूप्स को भी मारा जा रहा है। हाईलाइट जाहिर है यूक्रेन के हमले ज्यादा हो रहे हैं, रशिया के हमले कम हाईलाइट हो रहे हैं यूरोपियन और मगरबी मीडिया के ऊपर, लेकिन बराबर की जंग है, बराबर की लड़ाई है। दोनों जानिब से नुकसानात भी हैं, दोनों जानिब से हमले भी हैं, दोनों जानिब से कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ मुतालबात हैं जिसकी वजह से फैसला होना है तो मैदान जंग के अंदर होना है। इस मौके पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जो इत्तेहादी ममालिक हैं जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं उन्हें झंझोड़ते हुए ये कहा कि बस एक और धक्का हमने रशिया को देना है, एक और धक्का यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को टुवर्ड्स रशिया लगाना है ताकि मुकम्मल तौर पर रशिया को यूक्रेन शिकस्त दे सके मैदान जंग के अंदर। फिर ये मामला आ जाएगा बातचीत की टेबल पर जब रशिया के सदर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अब नेटो का सिक्योरिटी का इजलास जो है वो तलब किया गया है 18 और 19 जनवरी को ये इजलास तलब किया गया है जिसमें यूक्रेन की मदद, इमदाद, असिस्टेंस पर डिस्कशन की जाएगी। यूरोप के अंदर ये इजलास होने वाला है जिसमें ये इंपॉर्टेंट फैसले रवां महीने मतवक्के हैं। नेक्स्ट मंथ 3 फरवरी को ये वही महीना होगा जब इस जंग की एनिवर्सरी भी होने वाली होगी और डिसाइसिव बैटल चल रही होगी। 3 फरवरी को इजलास तलब किया गया है यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन की मदद, इमदाद के लिए। और आपको हैरत होगी ये सुन के कि इजलास कहां पर बुलाया गया है। ये इजलास बुलाया गया है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर ये इजलास होगा जहां पर यूरोपियन लीडर्स भी आएंगे, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद होंगे और जंग की क्या सूरत हाल होगी फरवरी 3 को आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस जंग को, इस ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल होने वाला होगा, बहुत ज्यादा शिद्दत की लड़ाई होगी। फिलहाल तो खैर कीव तय किया गया है कि कीव के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर यूरोपियन यूनियन का इजलास होगा। अब आगे आने वाले दिन बताएंगे कि क्या ये इजलास वहां हो भी पाएगा या फिर कोई और वेन्यू इसका चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। नेटो के जो फॉर्मर चीफ हैं, जो साबिक चीफ हैं, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां, उन्हें नजर आ रहा है कि बातचीत की टेबल पर आ जाएंगी। अब आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि आपको ये तनाज़ा 24 फरवरी 2023 से कबल बातचीत की टेबल पर आता हुआ नजर आ रहा है या फिर एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।